यह कहानी फ्यूचर के साल 2050 में घटी है। उस समय धरती की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, मौसम बदल चुके हैं, पेड़ पौधे और जानवर अपनी असली पहचान खो चुके हैं और हवा, मिट्टी, पानी सब पर अजीब सी परछाई छा गई है। इंसान इस बर्बाद होते इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश में एक बड़ा कदम उठाते हैं। वे जेनेटिक तकनीक को तेजी से विकसित करना शुरू कर देते हैं। उनकी इच्छा तो यह थी कि धरती फिर से पहले जैसी हरी भरी हो जाए, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। दुनिया के लगभग सभी जीव जंतु और वनस्पतियां बदलने लगते हैं। किसी का आकार बड़ा हो जाता है, किसी का रंग बदलने लगता है और कई तो बिल्कुल ही अलग रूप ले लेते हैं। यही तकनीक इंसानों के बीच की दूरी भी और बढ़ा देती है। अमीर लोग अपने लिए ऊंची दीवारों वाले सुरक्षित शहर बना लेते हैं, जिन्हें कैसल कहा जाता है। ये शहर बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए होते हैं, अंदर साफ हवा, शुद्ध पानी और एडवांस टेक्नोलॉजीज। वहीं गरीब लोग उन वीरान इलाकों में रहते हैं, जहाँ न तो साफ पानी मिलता है, न ठीक खाना और न ही सुरक्षा की कोई गारंटी। उनके आसपास टूटे हुए मकान, जंगली पौधे और अजीब आकृतियों वाले जीव मिलते हैं। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती की तरह होता है। इन्हीं गरीब इलाकों में एक लड़की रहती है जिसका नाम है छोटी वी। बहुत कम उम्र में ही उसने ऐसे हालात देख लिए हैं जो बड़े बड़ों को डरा सकते हैं, लेकिन वी बहादुर है। वह हर दिन भोजन की तलाश में निकलती है, क्योंकि उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है और उसके पिता लकवाग्रस्त हैं। आज भी वह एक बड़े दलदल में घूम रही है। पानी हर जगह गंदा है, कीचड़ उसके घुटनों तक चिपका हुआ है और सड़न की गंध हवा में भरी हुई है। लेकिन वी की आंखें तेज हैं। काफी समय खोजने के बाद उसे एक बदली हुई प्रजाति का बड़ा आलू मिलता है। यह आलू पहले मिलने वाले आलूओं जैसा नहीं है। इसका आकार ज्यादा बड़ा है, इसकी बनावट थोड़ी अजीब है, लेकिन खाने लायक लग रहा है। वह राहत की सांस लेती है। उसी समय उसे एक और चीज दिखती है, एक छोटा रंग बिरंगा कैटरपिलर। ये कैटरपिलर किसी भी सामान्य कीड़े जैसा नहीं है। इसके शरीर पर चमकीले रंगों की धारियां हैं और यह बेहद दुर्लभ लगता है। ऐसे जीव अब बहुत कम बचे हैं। वे तुरंत समझ जाती है कि यह कैटरपिलर सिर्फ खाने या खेलने की चीज नहीं है, यह एक नई प्रजाति का संकेत है। वह इसे ध्यान से उठाती है और सोचती है कि इसे घर ले जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। शायद इसके बारे में जानने से कुछ बड़ा राज खुल सके। वह अपने घिसे हुए बैग को कसकर पकड़ती है और जंगल से निकलने की कोशिश करती है। उसके चारों ओर बदबूदार पौधे हैं और पेड़ों पर अजीब सिकाई लटक रही है। यह सब उसके लिए अब नया नहीं है। जब से जेनेटिक बदलाव शुरू हुए हैं, प्रकृति का यूं बदल जाना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आखिरकार वह अपने छोटे से घर पहुंचती है। घर का दरवाजा खुलते ही उसे वही दृश्य मिलता है। चारों ओर से उगे हुए जंगली पौधे जो उसकी दीवारों को लगभग ढक चुके हैं। वह आलू को साफ करती है, उसे पीसती है और उसका रस निकालकर एक छोटी थैली में भर लेती है। फिर वह अपने पिता के कमरे में जाती है। उसके पिता बिस्तर पर शांत लेटे हुए हैं। वी उनके पास बैठती है और बड़े ध्यान से उस थैली को आईवी ड्रिप से जोड़ देती है। उसके मन में एक ही उम्मीद है कि शायद यह बदला हुआ आलू उसके पिता की हालत में थोड़ा सुधार ला सके। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उम्मीद भी है। दुनिया चाहे जितनी भी बदल गई हो, वी अभी भी अपनी छोटी सी दुनिया बचाने की कोशिश करती रहती है। पिता को धीरे से लिटाकर वी उनकी चादर ठीक करती है और बहुत शांत आवाज में कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी लैब जा रही है। उसके पिता अभी भी लगभग पौधे जैसी स्थिति में हैं। उनका शरीर लेटा रहता है, हिलता नहीं है, लेकिन उनका चेतन मन एक हवा में तैरने वाली मशीन से जुड़ा हुआ है। यही मशीन उन्हें सोचने और महसूस करने की क्षमता देती है। इस वजह से वी जब चाहे उनसे बात कर सकती है। भले ही पिता जवाब देने में धीमे हो, लेकिन उनकी मौजूदगी वी को हिम्मत देती है। लैब में प्रवेश करते ही ठंडा और नम माहौल उसकी सांसों तक घुस जाता है। कमरे के दोनों तरफ अजीब अजीब से जीव रखे हैं, कुछ कांच के जार में, कुछ पानी के टैंक में और कुछ तो ऐसे आकार के हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन वी इनके बीच पली बढ़ी है, इसलिए उसके लिए यह सब साधारण बन चुका है। वह कमरे के कोने में रखी एक छोटी सील बंद जगह खोलती है। यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ वह अपने प्रयोग के बर्तन और औजार रखती है। बहुत सावधानी से वह रंग बिरंगे कैटरपिलर को एक पारदर्शी बोतल में डालती है, फिर रोशनी को एक दिशा में सेट करती है और माइक्रोस्कोप चालू करती है। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है, क्योंकि वह जानती है कि इस कैटरपिलर में कोई बड़ा राज छुपा है। वह पता लगाना चाहती है कि ऐसे खतरनाक हालात में यह छोटा सा जीव कैसे जिंदा रहा। शायद इसका रहस्य उसके पिता को बचाने में मदद करे। तभी बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। पूरा कमरा थोड़ी देर के लिए हिल जाता है। वी चौंक जाती है और तुरंत लैब का दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। वह उत्सुक भी है और थोड़ी घबराई हुई भी। वह दीवार के पास छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर उसे कुछ लोग दिखते हैं। पहली नजर में उसे लगता है कि शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है उसे पता चलता है कि यह तो केवल एक छोटा कीड़ा था जिसने किसी जंग लगे ढांचे को गिरा दिया। और वही आवाज आई थी। वी एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर दूर देखती है। वहाँ उसे स्क्रैप इलाग्रिम्स दिखाई देते हैं। वे लोग जो कूड़े कचरे में से सामान ढूंढ कर ही अपना गुजारा करते हैं। उन्हें देखकर वी का मन भारी हो जाता है। उसकी माँ भी कभी इन्हीं लोगों में शामिल हो गई थी। उसे झड़ दिए जाने के बाद वह घर छोड़कर स्क्रैप इलाग्रिम्स के साथ चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वी को माँ की तस्वीरें अचानक दिल में चुभने लगती हैं, लेकिन
लेकिन वह खुद को मजबूत करती है और वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। दरवाजे के बाहर जो जंगली पौधे थे वो सब सूख चुके हैं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो, लेकिन वे अचानक खत्म हो गए हों। ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। वी तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह सावधानी से अंदर जाती है और चारों ओर देखने लगती है। अंदर पहुंचकर उसका डर सच हो जाता है। किसी ने घर में चोरी की है। उसका सबसे कीमती सामान, बिजली वाली सप्लाई सेल, गायब हो चुका है। यही सेल उसके पिता की सांस लेने वाली मशीन को चलाता था और घर के छोटे छोटे रोबोटों को भी ऊर्जा देता था। बिना इस सेल के उसके पिता की हालत बिगड़ सकती है। वी के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह जल्दी से फैसला लेती है। उसे किसी भी हालत में नया सेल चाहिए और यह सिर्फ एक ही आदमी से मिल सकता है, चाचा ओल्ड जो से। लेकिन ओल्ड जो कोई साधारण आदमी नहीं है। वह इस टूट चुकी दुनिया में एक काले धंधे पर राज करता है। गरीब लोग अपने बच्चों का ताजा खून कैसल के लोगों को बेचते हैं, जिससे उन्हें दवाइयां, मशीनें या जरूरत का सामान मिल सके। और इस खौफनाक व्यवस्था का असली मालिक है ओल्ड जो। वह बच्चों के पैदा होने की इस अजीब चेन को नियंत्रित करता है और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। वी जब वहां पहुंचती है तो सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। एक अजीब सी दिखने वाली औरत किसी भारी वस्तु के नीचे दबकर गिरी है। वह दर्द से चीख रही है, लेकिन आसपास खड़े बच्चे बिल्कुल बेपरवाह खड़े हुए हैं, जैसे ये सब उनके लिए रोजमर्रा की बात हो। ओल्ड जो आगे आता है, अपनी कमर से एक खंजर निकालकर एक बच्चे को थमा देता है। उसका चेहरा ठंडा और निर्दयी है। वह बच्चे से कहता है कि इस औरत को खत्म कर दे। वह समझाता है कि ये युगर या जुग्स कोई असली इंसान नहीं है। इन्हें साइटिजन्स नामक की ऊंची जाति ने बनाया है, इसलिए इनके लिए किसी दया की जरूरत नहीं। बच्चे ऐसे सुनते हैं जैसे उन्हें यह सब पहले भी बताया गया हो। जब बच्चा खंजर लेकर आगे बढ़ता है, वह औरत अचानक उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। बच्चे हंसने लगते हैं जैसे यह खेल हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ओल्ड जो की नजर में वे सभी सिर्फ बलि के बकरे हैं, जिसका इस्तेमाल वह जब चाहे कर सकता है। कुछ सेकंड बाद बच्चा फिर उठता है और घबराए हाथों से युगर पर वार कर देता है। औरत के गिरते ही वहां छाई हंसी एकदम शांत हो जाती है। बच्चों की आंखें खाली सी दिखने लगती हैं। इस दुनिया की क्रूरता ने उन्हें इतना सुन्न कर दिया है कि उनका दिल दुख महसूस करना भूल चुका है। ओल्ड जो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और पत्थर जैसा है। वह खंजर बच्चे के हाथ से लेता है, उसे अपनी जेब में डालता है और बिना कुछ बोले वी को अपने कमरे की ओर इशारा करता है। वी जानती है कि वह दुनिया का सबसे कठोर आदमी है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अपने भाई की बेटी होने के नाते वह मदद करेगा। क्या एक इतना निर्दयी आदमी सच में उस पर दया करेगा? यही सवाल उसके दिल में बार बार उठता है। अंदर का कमरा धुएं और मशीनों की गंध से भरा है। ओल्ड जो किसी भी किस्म की बातचीत या बहस का इंतजार नहीं करता, वह चुपचाप अपनी छोटी सी मशीन उठाता है और वी का ताजा खून निकालना शुरू कर देता है। मशीन की पतली सुई उसकी त्वचा को चीरती है, पर वी एक आवाज तक नहीं निकलने देती। दर्द उसकी रगों में तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन वह खामोश रहती है, क्योंकि उसके पिता की जान इसी खून से चलने वाली सेल पर टिकी है। जब मशीन आखिरी बूंद तक खून खींच लेती है, वी उम्मीद से ओल्ड जो की तरफ देखती है। उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगती है कि अब शायद वह उसे बिजली वाली सेल दे देगा, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट जाती है। ओल्ड जो उसकी तरफ देखता भी नहीं, न उसके चेहरे पर हमदर्दी न कोई नरमी। वह बस एक ढीली बेपरवाह आवाज में कहता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। फिर वह वी को बेरहमी से धक्का देता है। वी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। उसके घुटनों से खून निकल आता है, लेकिन उसे इसका उतना दर्द नहीं होता जितना दिल को लगता है। बेवफाई का दर्द जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। वी कुछ पल वहीं बैठी रहती है। सांसें तेज चलती हैं, आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों तैर रही हैं। फिर वह एक गहरी सांस लेती है और उठ खड़ी होती है। अगर दुनिया उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही, तो अब वह भी किसी से इंसाफ मांगने नहीं वाली। वह बस लेगी जो उसका हक है, वो लेगी। पीछे की दीवार पर एक पुरानी तार की जाली थी। वी उसे धीरे से ऊपर उठाती है और नीचे झुककर अंदर की तरफ घुस जाती है। उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक तीखा इरादा था। अगर सीधी राह से कुछ नहीं मिला, तो अब वह रास्ता बदल देगी। उसी वक्त आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। बादल कांप जाते हैं। कैसल का एक विशाल जहाज आसमान को चीरता हुआ गुजर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाइटें नीचे जमीन पर फैल रही थीं और लोग रुककर उसे देखने लगे थे। सबकी नजरें आसमान में थीं। यही वह मौका था जिसकी वी को तलाश थी। वह तेजी से ओल्ड जो की लैब की तरफ भागती है। अंदर मशीन्स लगातार चल रही थीं। बीप, गूंज और मोटरों की घर्र घर्र आवाजें कमरे में फैल रही थीं। वी बेहद फुर्ती से इधर उधर देखती है। उसकी नजर एक पुराने जनरेटर पर रुकी है। एक छोटे से टैंक में थोड़ा सा गाढ़ा तरल भरा था। शायद यह उसकी मशीनों को थोड़ी देर के लिए बिजली दे सकता था। वी वह लिक्विड तुरंत एक छोटी बोतल में भर लेती है। फिर उसे कमरे के कोने में एक छोटी सी जगह दिखाई देती है, जहां हल्की रोशनी पड़ रही थी। मिट्टी भरी थी और उसमें कुछ छोटे पौधे उग रहे थे, लेकिन यह साधारण पौधे नहीं थे। ये वही कीमती बीज थे जिनके बदले कैसल वालों ने ओल्ड जो को ताजा खून दिया था। वी उन्हें देखकर दंग रह जाती
जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। ऐसे रेयर बीज उसके इलाके में किसी ने कभी नहीं देखे थे। यह किसी खजाने से कम नहीं थे। वह बिना वक्त गंवाए कुछ बीज उठाती है, अपने कपड़ों के अंदर छिपाती है और दबे कदमों बाहर निकल जाती है। वापसी में वह फिर आसमान की तरफ देखती है। इस बार आवाज और भी जोरदार थी। वही कैसल का जहाज अचानक झटके खाता है। कुछ पल बाद वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से धक्का खाकर नीचे गिरने लगता है। तेज आग के गोले के साथ वह दूर आसमान में क्रैश हो जाता है। धुआं फैल जाता है और आसमान कुछ देर तक काला सा दिखता है। वी वहीं रुकर देखती रहती है। उसके चेहरे पर हैरत और डर दोनों थे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पिता हर सेकंड कमजोर होते जा रहे हैं। उसे भागना ही था। जब वह घर पहुंचती है तो बिना एक पल गंवाए काम पर लग जाती है। वह लिक्विड को मशीन के अंदर डालती है, वायरिंग जोड़ती है और थोड़ी देर बाद एक हल्की सी रोशनी जल उठी है। धीरे धीरे कमरा रोशन हो जाता है और मशीनें फिर चलने लगती हैं। वी के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी चमक उभरती है, जैसे कोई जंग जीत ली हो। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। उनकी तैरती स्क्रीन हल्का सा झिलमिलाती है। वी चुपके से अपनी जेब में छिपाए हुए बीज निकालती है और उन्हें स्क्रीन के पास दिखाती है। उसके पिता की आवाज बहुत कमजोर थी लेकिन साफ। ये बीज बस एक बार उगते हैं और इन्हें सिर्फ एक बार ही काटा जा सकता है। ये जादू जैसा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वी की उम्मीद उसी पल टूट जाती है। उसे लगा था कि शायद उसे कोई बड़ा हल मिल गया है, लेकिन यह तो बस एक बार इस्तेमाल होने वाली उम्मीद थी। वह गुस्से और निराशा में कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी चाल तेज हो जाती है और वह सीधे जंगल की तरफ भागती है। हवा में नमी थी, रास्ता फिसल रहा था और मिट्टी उसके पैरों में चिपक रही थी। चारों तरफ धुंध फैली थी जो हर चीज को धुंधला कर रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उसकी नजर एक अजीब सा नजारा देखती है। एक औरत जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े महंगे और साफ सुथरे थे। यह साफ था कि वह कैसल शहर से आई थी। उसके पैर में गहरा जख्म था और उसके आसपास उगे हुए बदले हुए पौधे उसे जकड़े हुए थे, जैसे धीरे धीरे उसका खून पी रहे हों। वी का दिल तेजी से धड़कता है, पर वह डरती नहीं। वह फौरन आगे बढ़ती है और उन पौधों को खींचकर उस औरत से अलग करती है। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह उसे पौधों की पकड़ से निकाल पाती है। वी को महसूस होता है कि उसे बचाना चाहिए, शायद इसीलिए कि जिस वक्त उसकी माँ मौत से लड़ रही थी उस दिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। वह औरत को अपने कंधे पर डालती है और मुश्किल रास्ते से उसे उठाकर घर ले आती है। यह सफर आसान नहीं था। औरत का शरीर भारी था, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन वी रुकती नहीं। घर पहुंचकर वह अपनी छोटी सी लैब से एक खास झिल्ली जैसी पट्टी निकालती है, एक पतली पारदर्शी शीट जो जख्मों को तेजी से भरती थी। वह उसे धीरे धीरे औरत के पैर पर लगाती है। खून रुकता है और जख्म थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। कुछ देर बाद औरत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर ऊपर छत पर पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वह कहाँ है, कौन सी जगह है। वह डर जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पैर पर जोर पड़ता है वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर वी भागती हुई अंदर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह औरत को सहारा देती है और उसे वापस बिस्तर पर बैठा देती है। वी महिला को सहारा देकर बिस्तर पर बैठने में मदद करती है। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल जाती है। कुछ देर बाद दोनों के बीच धीमी धीमी बातचीत शुरू होती है। महिला बोलने में काफी कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों की क्लियरनेस से वी को अंदाजा हो जाता है कि वह किसी सामान्य इलाके की नहीं, उसकी दुनिया कहीं और की थी। थोड़ी बातचीत में ही परतें खुलने लगती हैं। सच्चाई सामने आती है। वह कैसल से आई थी, उन ऊंची दीवारों वाले अमीर शहरों में से एक, जहां लोग सुरक्षित रहते हैं, जहां बिजली, खाना, दवाइयां सब मौजूद हैं। वहां की दुनिया वी जैसे गरीब इलाकों से बिल्कुल उलट थी। महिला धीमी आवाज में बताती है कि वह अपने पिता के साथ एक खास मिशन पर थी। तभी उनका जहाज अचानक कंट्रोल खो बैठा और सीधा जंगल में क्रैश हो गया। किसी तरह वह खुद बाहर निकल आई, लेकिन उसके पिता अभी भी मलबे में कहीं फंसे हुए थे। उसकी आंखों में बेचैनी, डर और बेचैन उम्मीद चमक रही थी। वह वी का हाथ पकड़ती है और लगभग विनती करते हुए कहती है, कृपया मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वी अंदर से टूट जाती है। दिल दो हिस्सों में बढ़ चुका था। जंगल बेहद खतरनाक था। हर कोने में मौत छुपी थी और घर में उसके अपने पिता बीमार पड़े थे, लेकिन उसके सामने बैठी यह महिला पहली थी जिसने उसके घर में आकर कोई दया दिखाई थी। उसका दिल मुलायम पड़ने ही वाला था कि तभी पीछे वाले कमरे से एक डरावनी भारी आवाज आती है। वी घबरा कर दौड़ती है। उसके पिता का शरीर हवा में तैरती मशीन पर जोर जोर से कांप रहा है। स्क्रीन पर उनकी चेतना जैसे टूटकर बिखर रही थी। मशीनों की रोशनी तेजी से जल बुझ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। वी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल दहशत में डूबने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस बटन को दबाए, कौन सी वायर संभाले। महिला भी पीछे पीछे कमरे में आती है। वह वी के पिता को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास उभरता है, जैसे उसने यह सब पहले देखा हो, जैसे वह जानती हो कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, झुकती है और वी के पिता के माथे पर बहुत हल्का सा चुंबन रखती है और चमत्कार वहीं होता है। एक झटके में वी के पिता शांत हो जाते हैं। मशीनें स्थिर रोशनी में लौट आती हैं। झटके बंद, सांसें स्थिर, खतरा खत्म। वी की आंखें फैल जाती हैं। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठते हैं। यह कौन है? इसके पास ऐसी अजीब ताकत कैसे है? क्या यह वाकई इंसान है या
या कुछ और, लेकिन महिला कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर एक अनोखी खामोशी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वी भारी कर्ज के एहसास के साथ उठती है, चाहे वह महिला कौन भी हो, लेकिन उसने उसके पिता की जान बचाई थी और यही एहसान वी को चैन नहीं लेने देता। वह तय करती है वह जंगल जाएगी, महिला के पिता को तलाश करेगी। जंगल की ओर जाते हुए हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मिट्टी गीली थी, पेड़ों की डालियां टूट टूट कर रास्ते में पड़ी थी। वी हर निशान को गौर से देखती है, टूटी टहनियां, घसीटने के निशान और जमीन पर बिखरे धातु के छोटे छोटे टुकड़े। ये सब बताते थे कि जहाज इसी दिशा में गिरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और खतरनाक होता जाता है। अजीब आवाजें, कभी फुसफुसाती हुई हवा, कभी पतों का अचानक हिलना, लेकिन वी रुकती नहीं। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच एक खुली जगह दिखती है। वहाँ जहाज का आगे वाला हिस्सा पड़ा था, काला, जला हुआ, धुएं से ढका हुआ। वी बहुत सावधानी से पास जाती है, अंदर झांकर देखती है। कॉकपिट में एक आदमी फंसा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर वह अभी भी सांस ले रहा था। वी कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती ही है कि पीछे से टहनियों के टूटने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़ती है। ओल्ड जो, उसके साथ उसके आदमी थे, हथियारों से लैस। उनके चेहरों पर दया या डर का नाम नहीं, बस लालच, शक और भूखी हुई निगाहें। असल में ओल्ड जो ने भी कल रात विमान गिरते देखा था। उसके लिए किसी भी दुर्घटना का मतलब था लूट, कीमती सामान और बेचने लायक चीजें। वह भी इसी तलाश में धीरे धीरे जंगल में घुसता हुआ यहाँ पहुंचा था। उसके आदमी कॉकपिट खोलते हैं। अंदर वही बूढ़ा आदमी था, महिला का पिता। जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। ओल्ड जो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और अचानक बिना एक सेकंड सोचे वह आदमी का मुंह जोर से दबा देता है, जैसे उसकी आखिरी सांसें भी खत्म करना चाहता हो। वी चीखती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड जो उसे दोनों हाथों से धक्का मारकर दूर फेंक देता है। वी जमीन पर गिरती है। उसकी कोहनी फट जाती है। दर्द उसकी नसों में उतर जाता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था कि वह किसी की जान मरते हुए देख रही है और कुछ कर नहीं पा रही। ओल्ड जो के चेहरे पर न दया थी, न गुस्सा, न पछतावा, बस वही क्रूरता जो इस दुनिया ने उसके अंदर भर दी थी। यह दुनिया उसे एक निर्दयी, ठंडा राक्षस बना चुकी थी, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वी आंसू रोकती है, लेकिन उसके दिल में आग जल चुकी थी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कॉकपिट के अंदर अंधेरा था, राख फैली थी, तारें लटक रही थी, लोहे की चादरें मुड़ी टुड़ी पड़ी थी। ओल्ड जो हर कोने को लालच भरी नजरों से खंगाल रहा था, और तभी उसकी नजर कॉकपिट के एक कोने में पड़ी एक चीज पर अटक जाती है। एक साफ रेशमी रिबन। ये कोई साधारण रिबन नहीं है, उस पर हल्की खुशबू है और उसका कपड़ा महंगा लगता है, ऐसा जो सिर्फ कैसल वाले पहनते हैं। ओल्ड जो इसे उंगलियों में पकड़कर घूरता है। इसके मिलने का मतलब बहुत साफ है। विमान में सिर्फ वह बूढ़ा आदमी नहीं था, कोई और भी था, कोई ऐसा जो अभी तक मिला नहीं। उसकी आंखों में चमक औंधती है। वह जानता है कि कैसल से आए लोग चाहे जिंदा हों या मरे हुए, उनके पास हमेशा कीमती चीजें होती हैं, और यही लालच उसे आगे बढ़ाता है। वी वापस अपने घर आती है। उसके दिल में भारी बोझ है। उसे सच्चाई बतानी चाहिए, पर वह महिला की हालत देखते हुए खुद को रोक लेती है। वह उसके पास बैठती है और कहती है कि बस आराम करो। वह महिला के पैर से सेल मेम्ब्रेन के परत को हटाती है, और जैसा वी ने सोचा था, घाव पूरी तरह भर चुका है। महिला अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है। ये कैसे हुआ तुमने? ये कैसे किया? वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। मुझे सिर्फ ये नहीं आता, बहुत कुछ आता है। महिला चुप हो जाती है, जैसे कोई गहरा झटका लगा हो। कुछ देर बाद वी महिला को जंगल में ले जाती है, वही नम धुंधला जंगल, बट इस बार वह एक अलग दिशा में जाती है। आगे कुछ देर चलने के बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अजीबोगरीब पौधे उगे हुए हैं। ये पौधे साधारण नहीं थे। कुछ पौधे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वी के कदमों का जवाब दे रहे हों। कुछ पौधे धीमी धीमी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वी को पहचान रहे हों। कुछ तो उसके हाथ को स्पर्श करते ही चमकने लगते हैं। महिला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये पौधे जिंदा हैं और ये सुन भी रहे हैं। वी सिर हिलाती है, कहती है ये मेरी रचना है, मैंने इन्हें खुद बनाया है। महिला हतप्रभ होकर चारों तरफ देखती है। अगर तुम यह तकनीक कैसल में ले जाओ तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। लोग तुम पर यकीन ही नहीं करेंगे। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए असंभव है। वी की आंखों में पहली बार गर्व की चमक दिखती है। किसी ने पहली बार उसकी प्रतिभा को सराहा था। घर लौटने के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वी पहली बार किसी से इतने खुले दिल से बातें करती है। वह एक पुरानी धूल भरी किताब निकालती है, जानवरों की एक दुर्लभ किताब जिसमें बीते समय की जीवों की तस्वीरें हैं। वी किताब खोलते हुए पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसी बिल्ली देखी है? मेरा मतलब असली बिल्ली। महिला मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक दर्द छुपा है। हाँ, बहुत साल पहले। अब तो वे सब गायब हो चुकी हैं। दोनों आगे और पन्ने पलटते हैं। हाथी, हिरण, पेंगुइन, व्हेल, एक से बढ़कर एक तस्वीरें, और दोनों यह सोचकर उदास हो जाती हैं कि आज की दुनिया में इनमें से एक भी जीव नहीं बचा। इसके बाद वी एक पुराना संगीत वाद्य निकालती है। उसके तार जंग खा चुके हैं, लेकिन वह उसे बड़े प्यार से पकड़ती है। महिला उसे सुनते हुए मुस्कुराती है, और वी को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि उसने कोई सच्चा दोस्त पा लिया है। एक ऐसा दोस्त जिसके सामने वह अपनी दुनिया की हर चीज खोल कर रख सकती है। अगला दिन आता है। वी अब सच्चाई अपने अंदर नहीं रख पाती। उसका दिल भारी पड़ने लगा है। आखिरकार वह महिला को जंगल का सच बताने का फैसला करती है। वह उसे उस जगह ले जाती है जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नदी किनारे
धुआं अभी भी हवा में तैर रहा है। और तभी महिला की नजर पानी में बहती हुई लाश पर पड़ती है। वह चीखते हुए दौड़ पड़ती है और नदी में छलांग लगा देती है। वह अपने पिता को पकड़ लेती है, लेकिन वह बहुत देर कर चुकी थी। वी भी पीछे कूदती है और किसी तरह दोनों को किनारे पर खींच लाती है। महिला अपने पिता की छाती से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। वी चुपचाप खड़ी रहती है। वह जानती है कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ जिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। किनारे पर बैठी वी अचानक एक बात नोटिस करती है। महिला के बाल पानी से भीगकर चेहरे पर चिपक गए हैं। वी धीरे से उसके बाल हटाती है और फिर ठिठक जाती है। महिला की गर्दन पर एक साफ गहरा कट का निशान है, जैसे किसी ने उस पर हथियार से हमला किया हो। वी घबरा कर पूछती है, यह निशान कैसे लगा? महिला गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। फिर वह सच उगलना शुरू करती है। कैसल ने हमें भगोड़ा घोषित कर दिया था। हमें वहां से निकाल दिया गया। हमने सोचा कि दूसरे कैसल में शरण मिल जाएगी, लेकिन रास्ते में हमारे विमान पर हमला हुआ, इसलिए वो गिर गया। आखिरकार पूरी कहानी सामने आ चुकी थी और वी समझ गई इस महिला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। सच सामने आने के बाद वी के दिल में हलचल मच जाती है। उसके अंदर की आग भड़क उठती है। उसे लगता है कि इस महिला ने उससे सिर्फ झूठ ही बोला, कि वह अपना भरोसा गलत व्यक्ति पर कर बैठी। वी का कैसल पहुंचने का सपना, जहां वह अपनी तकनीक दिखाना चाहती थी, अचानक टूटा हुआ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद वह पूरी दुनिया से धोखा खा रही है। वह बिना कुछ कहे घर की तरफ लौट आती है, कंधे झुके हुए, आंखें लाल और सांसें भारी। महिला उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन वी उससे एक शब्द भी नहीं बोलती। जैसे ही घर पहुंचती है, वी ठंडे स्वर में कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ जितनी जल्दी हो सके। महिला एक पल के लिए उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकता है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। वह चुपचाप मुड़कर कमरे में चली जाती है। अंदर जाते ही वह टूट जाती है। वह अलमारी से एक चाकू निकालती है। धीमे धीमे उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह खुद से कहती है, अब क्या बाकी बचा है? पिता नहीं रहे, कैसल ने निकाल दिया, और अब वी भी मुझसे नफरत करती है। वह चाकू अपने हाथ में कसकर पकड़ती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। वी दौड़कर अंदर आती है और चाकू उसके हाथ से छीन लेती है। महिला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वी उसके चेहरे को पकड़कर उसे शांत करती है। उसके हाथ कांपते हुए पट्टी की तरफ जाते हैं। ऐसा दोबारा मत सोचना। वी उसके घाव पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ उलझने चुभ रही हैं। उसे लगता है इस महिला के बारे में अभी भी कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया। अचानक उसके दिमाग में एक तेज ख्याल आता है। वह महिला से कहती है, मुझे तुम्हारे खून की कुछ बूंदें चाहिए, कुछ जांच करने के लिए। महिला थोड़ा डरती है, लेकिन वी पर भरोसा करके अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। वी कुछ बूंदें लेती है और उन्हें माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखकर मशीन चालू करती है। स्क्रीन पर उभरती हुई छवि देकर वी की आंखें फैल जाती हैं। महिला का डीएनए किसी मजबूत आले की तरह बंद है। उसके चारों तरफ अन्य कोशिकाएं एक कवच की तरह चिपकी हुई हैं, जैसे किसी ने उसे बंद कर रखा हो, जिससे असली संरचना दिखाई ही न दे। महिला हैरान है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, पापा ने कभी कुछ नहीं बताया। वी की सांसें भारी हो जाती हैं। यह केवल कोई युगर नहीं, यह कुछ और है, कुछ अनकहा, छुपा हुआ, खतरनाक। वी परेशान होकर सोच रही होती है, तभी महिला धीरे से बिस्तर पर बैठती है और उस पुराना संगीत वाद्य निकालती है जिसे वी ने उसे दिखाया था जब पापा काम करते थे। महिला धीरे से कहती है, मैं पास बैठकर ये बजाती थी, कहते थे कि इससे दिमाग केंद्रित होता है, और मैं भी शांत हो जाती थी। वह वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती है। कमरे में धीमे धीमे सुर तैरने लगते हैं, नरम, मीठे और दर्द से भरे हुए। और तभी चमत्कार होता है। माइक्रोस्कोप वाली स्क्रीन तेजी से बदलने लगती है। महिला की डीएनए सेल्स में हलचल शुरू हो जाती है। वी दंग रह जाती है। ये संगीत जैसे इन्हें खोल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हर एक सुर, हर एक नोट डीएनए को जकड़े हुए ताले को ढीला कर रहा है। कुछ ही पलों में महिला का डीएनए पूरी तरह खुल जाता है, लेकिन जब वह डीएनए का आकार देखती है, उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। वह मानव जैसा नहीं है, वह पौधों की कोशिकाओं जैसा है। वी को अचानक याद आता है वो कीमती बीज जो उसने ओल्ड जो की लैब से चुराए थे। वह जल्दी से बीज निकालती है, उन्हें काटती है और उनका रस ड्रॉपर से स्लाइड पर डालती है। चंद सेकंड में बीज की कोशिकाएं महिला के डीएनए से जुड़ने लगती हैं, जैसे वे दोनों एक ही भाषा बोल रहे हों। वी की आवाज कांपती है, इसका मतलब तुम्हारे डीएनए में और इन बीजों में एक ही सीक्वेंस है। महिला स्तब्ध रह जाती है। वी आगे कहती है, और हम जानते हैं कि युगर सेल्स असीमित रूप से खुद को दोहरा सकती हैं। इसका मतलब ये बीज भी अंतहीन रूप से बढ़ सकते हैं। दुनिया में कभी खाना खत्म नहीं होगा, कभी भूख नहीं होगी। महिला को जैसे किसी ने अचानक बिजली का झटका दिया हो। उसके चेहरे पर सच्चाई धीरे धीरे उतरती है। वह फुसफुसाती है, यही वजह थी कि कैसल ने हमें भगोड़ा घोषित किया। पापा ने ये राज जान लिया था। पूरा सच अब वी के सामने था। महिला के शरीर में दुनिया बचाने का रहस्य छिपा था, और कैसल उसे इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि भूखी दुनिया पर राज करना तभी संभव है जब खाना सीमित हो। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में असामान्य सी बेचैनी थी। वी अपनी लैब में जाने के लिए निकलती है। वहां उसे अपने नए रिसर्च के लिए जरूरी उपकरण लेने थे, विशेष माइक्रो स्कैनर, सेल स्टेबलाइजर और कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड फिल्टर्स। इन सब के बिना वह महिला की कोशिकाओं और बीजों के मिलन के रहस्य को सुलझा नहीं सकती थी। लेकिन तभी कुछ
ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। घर के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज गूंजती है। यह कोई साधारण कदम नहीं, ये किसी ऐसे इंसान के हैं जिसे कोई रोक नहीं सका। ओल्ड जो, वह शांत मुद्रा में लेकिन अपनी क्रूरता भरी नजरों के साथ वी के घर में दाखिल होता है। उसकी निगाहें सीधा महिला पर टिक जाती हैं। वह समझ चुका था कि विमान में बची हुई दूसरी व्यक्ति यही है। उसकी योजना साफ थी, महिला को पकड़कर उसे कैसल को बेचना। उसे पैसा चाहिए था, ताकत चाहिए थी, और किसी की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। महिला यह समझ जाती है, वी का घर, वी का परिवार और खासकर वी के पिता अब सब खतरे में थे। उन्हें बचाने के लिए महिला चुपचाप कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सिर्फ इन्हें मत छूना। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। वी अंदर दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में हथियार है, आंखों में गुस्सा और दिल में डर। ओल्ड जो उस पर झपटता है, लेकिन वी भी अब वह बच्ची नहीं रही। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। फर्नीचर टूटते हैं, कांच बिखरता है, हवा में धूल फैल जाती है। लड़ाई के बीच महिला को मौका मिलता है। वह मेज के ऊपर से खंजर उठाती है और पूरी ताकत से ओल्ड जो के हाथ को टेबल पर चिपका देती है। खंजर लकड़ी में धंस जाता है और ओल्ड जो दर्द से चिल्ला उठा है। उसी समय वी उसकी गर्दन पर अपना चाकू रख देती है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन हाथ स्थिर। वी शायद बहुत ही दयालु है या शायद मूर्ख। वह अपने चाचा से कहती है, हमें दुनिया को बचाने का तरीका मिल गया है। अब हमें खाने के लिए किसी का खून नहीं बेचना पड़ेगा। हम असीमित भोजन उगा सकते हैं, हम नए बीज बना सकते हैं, हम कैसल से आजाद हो सकते हैं। लेकिन ओल्ड जो की आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, लालच की। जैसे ही वह वापस अपने घर पहुंचता है, वह एक पल भी नहीं सोचता। वह सीधा कैसल को संदेश भेज देता है, मैंने रहस्य ढूंढ लिया है। एक लड़की और एक यूगर, दोनों के पास खाने को असीमित बनाने की तकनीक है। उसे लगा कि इससे उसे इनाम मिलेगा, उसे उच्च वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन वह भूल गया था, इस दुनिया में दया नहीं होती और लालच की कोई सीमा नहीं। उसी समय वी और महिला को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। दरवाजे के नीचे से अजीब सी हरकत होती है। पहले सिर्फ एक काली रेखा, फिर एक पूरा ढेर फंगस, जीवित, खतरनाक, तेजी से फैलने वाला फंगस। वे फर्श पर ऐसे बहते हैं जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। वी झाड़ू उठाकर उन पर वार करती है, लेकिन वे टूटे नहीं बल्कि और बढ़ते जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा उनसे भर जाता है। दोनों तुरंत मेज के ऊपर चढ़कर छिप जाते हैं। फंगस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हैं, बस कुछ इंच दूर, और तभी पूरी कॉलोनी अचानक सूखकर पाउडर में बदल जाती है। दोनों अपना मुंह ढक लेती हैं। यह पाउडर अगर अंदर चला जाए तो यह शरीर को भीतर से खा सकता है। वे किसी तरह बच जाती हैं। वी के पिता अपनी तैरती चेतना मशीन के माध्यम से बोलते हैं, यह कैसल का सर्चिंग बायो वेपन है, हमें ढूंढ लिया गया है, तुम दोनों को अभी निकलना होगा, अभी के अभी। वी चिल्लाती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन पिता कहते हैं, मानवता की आखिरी उम्मीद तुम दोनों हो, अगर तुम रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। वी कांपते दिल के साथ सिर हिला देती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन वह जानती थी अब चलना ही होगा। दूसरी तरफ कैसल के पीछा करने वाले पहले ओल्ड जो के घर पहुंचते हैं। ओल्ड जो मुस्कुराता है, मैंने सब बताया, मुझे इनाम। गोलियों की आवाज उसके शब्दों को काट देती है। वह जमीन पर गिर जाता है। इस दुनिया में जिसकी कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। उसके परिवार को भी वही अंजाम मिलता है। और फिर वह गश्ती दल वी के घर की तरफ बढ़ता है। वी और महिला घर से निकलने ही वाली होती है कि अचानक वी के पिता अपनी मशीन का पावर खुद बंद कर देते हैं। उनकी चेतना तैरना बंद कर देती है। वी चिल्लाती है, लेकिन पिता की आवाज आखिरी बार सुनाई देती है, भागो अभी। वी की आंखों में आंसू छा जाते हैं। महिला उसका हाथ पकड़कर खींचती है और दोनों जंगल की काली राह में दौड़ पड़ती है। लेकिन वे दोनों समझ ही नहीं पाती, कैसल के सैनिक उनके ठीक पीछे थे और कुछ ही देर में उन्हें ढूंढ लिया गया। घने जंगल के बीच दोनों लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पतों पर ओस थी और धुंधलके में हर चीज धुंधली दिख रही थी, लेकिन खतरा हर जगह मंडरा रहा था। वी धीरे से महिला का हाथ पकड़ती है और कहती है, किनारों के पौधों को मत छूना, ये सुरक्षित नहीं है। ये पहचान लेते हैं कि कौन यहाँ का है और कौन नहीं। महिला सिर हिलाती है और दोनों सावधानी से झाड़ियों के बीच से निकलते हैं। अचानक पीछे से एक चीख सुनाई देती है। वी मुड़कर देखती है, कैसल के पीछा करने वाले सैनिक जमीन पर गिर चुके हैं। उनके शरीर पर हरे चिपचिपे पौधे लिपट गए थे, जैसे जंगल ने खुद उन्हें पकड़ लिया हो। किसी की सांस टूट चुकी थी, किसी के शरीर में कांटे धंस चुके थे। और तभी एक घायल सैनिक के कटे हुए घाव से एक जुगनू बाहर निकलता है, चमकदार, जैव प्रकाशित, जीवन से भरा हुआ। वी सांस रोक लेती है। ये कीड़े नहीं, ये जंगल के संरक्षक हैं। वह बुदबुदाती है। उन्हीं की वजह से वी और महिला बच गई थी। लेकिन महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आती है। वह वी का हाथ पकड़कर कहती है, वी, पीछा करने वाले बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं खुद को सौंप दूं तो तुम बच जाओगी। वी तुरंत सिर हिलाती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोने वाली, तुम्हारी वजह से तो हम। महिला उसे रोक देती है और उसके माथे पर हल्का सा चूम लेती है। वी का शरीर अचानक ढीला पड़ने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। महिला की विशेष सेल्स, वही रहस्यमय जेनेटिक शक्ति वी के दिमाग को गहरी शांत नींद में धकेल देती है। वी के गिरते ही महिला उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान होती है। फिर वह मुड़ती है और अंधेरे जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह वी पत्तों के ढेर में जागती है। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को छूती हैं, लेकिन दिल पर भारी अंधेरा छाया है। उसका घर, जहाँ उसके पिता थे, जहाँ उसकी लैब थी, जहाँ उसका बचपन था, अब सिर्फ राख बची है। वह चुपचाप जली हुई जमीन पर बैठ जाती है। आंखें सूखी हैं, लेकिन दिल रो रहा है। कुछ
देर बाद वह अपने कपड़े से बचे हुए बीज निकालती है, वे जिनकी कहानी उसके पिता ने उसे नहीं दुनिया को देनी थी। वह कुछ बीज मिट्टी में गाड़ देती है, एक आखिरी उम्मीद सी जैसे धरती को सौंप दी हो। उसी समय उसके पीछे कुछ बच्चे आते हैं, ओल्ड जो के बचे हुए बच्चे। उनके चेहरों पर डर, भूख और अनाथपन का दर्द है। वे वी को देखते हैं, हमारे पास कोई नहीं है, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? वी उन्हें देखती है, उनके चेहरे पर वही डर और भूख जिसे वह खुद महसूस करती आई थी। वह चुपचाप सिर हिला देती है। रास्ते में वह स्क्रैप पिलग्रिम्स का एक बड़ा झुंड देखती है। उनके शरीर पर धातु के टुकड़े लटक रहे थे, चेहरों पर काले मास्क और हाथों में कूड़े के थैले। वी अचानक सोचती है, ये अपना कूड़ा आखिर ले कहां जाते हैं? वह उनके पीछे चल पड़ती है, बच्चे उसके पीछे पीछे। दिन बीते हैं, रातें ठंडी और डरावनी थी। कभी ओलों जैसा पत्थर सा बारिश गिरती, कभी जंगल फुसफुसाता था, लेकिन वे चलते रहे और फिर वे पहुंचते हैं वह जगह जहां स्क्रैप पिलग्रिम्स रहते हैं। धातु, ढेरों तारों और टूटे जहाजों से बना हुआ एक विशाल कबाड़ नगर। हर ओर चीखें, मशीनों की आवाजें और बदबूदार धुआं। लोग अपने चेहरे ढंककर घूमते हैं, जैसे दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऊपर देखने का फैसला करती है। वह 100 मीटर ऊंचे कबाड़ के टावर पर चढ़ती है। हर कदम उसे ऊंचा और दूर ले जाता है। टावर की चोटी पर पहुंचते ही हवा तेज चलने लगती है। उसका चेहरा धूल से भर जाता है, लेकिन उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसने दूर पत्थर की दीवारों पर खड़ा धुंधले आसमान को चीरता हुआ कैसल देखा। अमीरों का शहर, वह स्वर्ग जिसके लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अब वह उसके सामने था, साफ, चमकदार, विशाल। वी धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द भी है और उम्मीद भी। वह अपनी मुट्ठी खोलती है, उसके हाथ में कुछ आखिरी बीज हैं। एक तेज हवा का झोंका आता है और वे बीज हवा में उड़ जाते हैं, सूरज की रोशनी में चमकते हुए, जैसे गरीबों की नई उम्मीद आसमान में तैर रही हो। वी नीचे बच्चों को देखती है, फिर अपने हाथों को थाम लेती है। शायद यही शुरुआत है, एक नया कैसल जिस पर गरीबों का हक होगा, जहाँ वे भूखे नहीं बल्कि भविष्य के मालिक बनेंगे। और वी इस नए सपने की पहली बीज बोने वाली लड़की। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।